देखो हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। अब मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। बिना इस चैप्टर के तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री उतने अच्छी तरीके से नहीं आ सकती। हाँ, तुम इसके बिना काम चला सकते हो, लेकिन 80 से 90% क्वेश्चन में तुम्हें इसका कहीं ना कहीं यूज़ आना चाहिए। अब इसको पढ़ने के भी तरीके होते हैं। कई लोग इसे थ्योरी वाइज पढ़ते हैं, 2-4 सवाल करके छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है जब हम सवाल आगे करेंगे तो हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने का केवल एंड केवल तरीका हो सकता है तुम इसके क्वेश्चन करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तुम्हारी थ्योरीज अपने आप क्लियर होती जाएंगी। इसके क्वेश्चन से तुम थ्योरीज को पढ़ सकते हो, लेकिन इसके थ्योरी से तुम क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हो। एक चीज़ ये याद रखना कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम्हें क्वेश्चन करने होंगे। बिना क्वेश्चन के टॉपिक नहीं हो सकता। और एक चीज़, लोगों को बोरिंग लगता है ये टॉपिक। बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि थ्योरीज नहीं होती हैं। तुम हाई स्कूल के बाद सीधे 11th में आते हो, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, तुम्हारे पास अलग से कोई दिमाग नहीं लग के आता है, तुम्हें उसे थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। तो वन मोल कॉन्सेप्ट का मतलब सीधे हम समझेंगे। थोड़ा टाइम लगता है लोगों को समझने में, लेकिन हाँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे मोल कॉन्सेप्ट सीखोगे। क्वेश्चन को काफ़ी ट्राई करो, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होता जाएगा। अब हम बात करते हैं मोल होता क्या। देखो, बेसिकली ये याद रखो कि मोल एक मेजरिंग क्वांटिटी है और कुछ नहीं होता। अब इतना आसान तरीके से कहना थोड़ा अजीब लगता है, तो ठीक है, तुम अगर इसे कह सकते हो जो नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, तुम ये भी लिख सकते हो। तुम काफ़ी कुछ लिख सकते हो। बुक में काफ़ी बड़ी बड़ी डिफिनीसन दी होती हैं, लेकिन उसको पढ़ने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर किससे होंगे? क्वेश्चन को करने से। तो एक बात याद रखना, वन मोल का सीधा सा ये मतलब होता है वन मोल इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23। हाँ, वन मोल का केवल ले दे के यही मतलब होता है। अब इसे तुम एंटिटीज कह सकते हो। एंटिटीज का मतलब जिस वे में ये डिफाइन होगा उसी तरह इसको डिफाइन कर दिया जाएगा। जैसे पूछा जाए वन मोल एटम, वन मोल एटम कितना होगा? 6.022 10 की पावर 23 एटम। अगर वन मोल सोया सिंह की बात की जाए, जो मेरा खुद का नाम है, जो मेरे माता पिता ने रखा है, पड़ोसियों ने नहीं रखा तो ये क्या होगा? 6.022 10 की पावर 23 सोया सिंह। मतलब सीधे ये कह सकते हो कि वन मोल का इतना सा मतलब होता है। अब एक बात याद रखना कि वन मोल को डिफाइन भी और तरीके से किया जाता है। जैसे वन मोल लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम। मतलब समझो, जैसे लिख दिया जाए 1 ग्राम मोलिक्यूल, या लिखा हो 1 मोल मोलिक्यूल, 1 मोल मोलिक्यूल, या फिर 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2O, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.022 10 की पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ H2O। अब एक बात याद रखना कि ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है। मतलब ग्राम मॉलिक्यूल के बीच में ऑफ नहीं आएगा। ऑफ आ गया तो वहाँ पे वो 1 ग्राम चीज़ें डिफाइन होंगी। और तुम्हें थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा। जैसे तुम्हें लिखा होता है सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 32 ग्राम पढ़ते हो तुम। तो अगर वो ग्राम में होता है ना, तो जो उसका वो ग्राम में डिफाइन होता है तो वो पर मोल डिफाइन होता है। ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में अचानक से क्वेश्चन आता है, हमें समझ में नहीं आता अटेम्प्ट कैसे करना। मोल कॉन्सेप्ट में ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है हमें, कि हमें ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो करें कैसे। तो इसके लिए याद रखना कि जो सल्फर का जैसे बात होती है, तो ये 1 मोल सल्फर का वेट होता है। 1 मोल सल्फर का जो वेट होगा वो भी ग्राम में, वो कितना होता है? 32 ग्राम। तो ये जो तुम्हें एटॉमिक वेट लिखे होते हैं ना, ये पर मोल होते हैं, पर एटम नहीं होते। पर एटम पे फिर AMU डिफाइन हो जाता है। आजकल नया मार्केट में आया है, यू आया है, जिसे यूनिफाइड मास कहा जाता है।
तो भी चीज़ें आगे आएंगी धीरे धीरे। तो हम मोल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, तो इससे किसमें कितना डिफाइन होता है, ग्राम पर मोल में डिफाइन होता है। अब मोल को निकालने का तरीका क्या होता है, देखो मोल को निकालने का हमारे सिलेबस में 3 फार्मूला है। 3 से चौथा जो फार्मूला बनता है वो सब थोड़े कन्वर्जन से बनते हैं। मोल को निकालने का हमारे पास 3 फार्मूला है। ये पहला है वेट ऑफ सब्सटेंस, वो भी किस में, ग्राम में। और अगला क्या होगा हमारे पास, जिसके नीचे जिससे डिवाइड करोगे वो होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। अब अगर सब्सटेंस तुम्हारा एटॉम होगा तो एटॉमिक वेट बन जाएगा, अगर वो आयन होगा तो तुम्हारा जो आयन का वेट होगा वो एटम का ही वेट होता है। वेट और आयन के वेट में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसके लिए हम इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब अगला हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें वेट पता हो ग्राम में, और दूसरा अगर हमें ये ना पता हो, अगर हम ज़्यादा कलाकारी कर गए और हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया, मतलब हमने मॉलिक्यूल का नंबर ही निकाल लिया, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 6.022 10 की पावर 23। अब इस नंबर को अवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है, वो इसी को Na से डिफाइन किया जाता है। अवोगैड्रो काफ़ी बड़े साइंटिस्ट, उनका पूरा नाम था अमीडो अवोगैड्रो। उन्होंने काफ़ी काम किया था केमिस्ट्री में। उनके वॉल्यूम के कुछ रूल्स भी थे कि जो रिएक्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो वॉल्यूम में कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। वो सब आगे की चीज़ें आएंगी जब तुम गैसेज स्टेट पढ़ोगे या मोल कॉन्सेप्ट और आगे पढ़ते हो तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसको किससे डिवाइड कर दो, 6.02 से या फिर अवोगैड्रो नंबर से। अब ये 2 फार्मूले होने के बाद हमारे पास एक तीसरा फार्मूला और होता है जो हम यहीं लिख लेते हैं कि अगर हमें गैस का वॉल्यूम पता, अगर हमें गैस का वॉल्यूम पता हो, वो भी किस कंडीशन में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है। एसटीपी कंडीशन में अगर गैस का वॉल्यूम हम लीटर में लिखें तो उसको अगर हम डिवाइड कर दें 22.4 से तो भी हमें क्या मिल जाता है, तो भी हमें मोल मिल जाएगा। तो मोल के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में, उसको डिवाइड कर दो उसकी मॉलिक्यूलर वेट से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसको डिवाइड कर दो Na से या फिर अवोगैड्रो नंबर से या फिर 6.022 10 की पावर 23 से। और तीसरा फार्मूला होता है गैस ऑफ मॉलिक्यूल एसटीपी कंडीशन में लीटर में, तो किससे डिवाइड करोगे, 22.4 से। अब कई बार ये भी डाउट आता है कि सर क्वेश्चन में कभी कभी एसटीपी नहीं एनटीपी दिया होता है। तो इस बात को समझो कि हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है एसटीपी और एक कंडीशन होती है एनटीपी। तो एसटीपी का जो मतलब होता है वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब इन दोनों में अंतर होता है। हाँ, हम केमिस्ट्री में जितने तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे दोनों में सेम चीज़ें लेके चली जाती हैं, लेकिन पता रहना चाहिए स्टैंडर्ड में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नॉर्मल में जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक बात याद रखना, जो हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल था, हमने जो मोल के, एक बार इसको यहाँ भी लिख लेते हैं, वेट हमें जो सब्सटेंस का मिला हो वो भी किस में, ग्राम में। अगर हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। हम नंबर ऑफ, अगर हमें मॉलिक्यूल पता हो उसको हम डिवाइड कर दें 6.022 10 की पावर 23 से तो भी हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस पता हो, अगर लीटर में पता हो एसटीपी कंडीशन में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से। अगर यही चीज़ हमें ml में पता हो तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 22/400 से। अब एक बात को समझो, इन्हीं 3 फार्मूलों से पूरा मोल कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है। अच्छा, सही में? हाँ, बेसिकली सही में कि इन्हीं 3 फार्मूलों से मोल कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा चौथा फार्मूला नहीं आता, वो फिर मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, इक्विवेलेंट, वो सब आगे कहानी होती है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं।
तो उसके बाद अगर बात करें तो वो तो और अच्छा टॉपिक होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो उनसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि मोल की कहानी होती क्या है। अब बात करते हैं मोल की असली कहानी की, मोल के क्वेश्चन की। ठीक है, तो अब हम बात करें, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम H2O। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं 18 ग्राम वाटर में। अब इस बात को समझो, हमें ग्राम से जाना किस में है, मॉलिक्यूल में। तो हमें ये पता है कि ग्राम और मॉलिक्यूल को रिलेट कौन करता है, मोल करता है। तो इसके इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ग्राम को रिलेट करता कौन मॉलिक्यूल से है, मोल। तब इस बात को समझो कि अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर है, तो अगर हम इसका मोल निकाल लें किसी भी तरीके से, तो अगर हम इसका मोल निकाल लें तो मोल का एक फार्मूला होता है जो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात करें, हमारे पास मोल का फार्मूला होता है, अगर हमें वेट पता हो वाटर का, अगर हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें तो उससे हम मोल निकाल सकते हैं। तो हमें कितना दिया गया है, 18। वाटर का एटॉमिक वेट के मोल का वेट कितना होता है, 18। तो हमारे पास कितना आया, मोल कितना आया, 1 मोल मिला हमें 18 ग्राम में। अब हमें पता है कि मोल का ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय 6.022 10 की पावर 23 में। तो अगर हमें पता है कि मोल कितना, इस 18 ग्राम में कितना मोल मिला, 1, तो मोल की वैल्यू कितनी मिली है, 1। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा हमारे पास 1 इंटू 6.022 10 की पावर 23। तो हमें क्या मिलेगा, 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल आए, 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल आए। तो ये बात समझो कि अब ठीक है, हम तो ये बात कर लिए कि भैया बहुत बढ़िया बात है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया कि मोल ही, ठीक है, इससे लगा मोल आसान है, और मोल आसान होता भी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, मैं थ्योरी तुम्हें सारे दिन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने का सिंपल सा तरीका होता है कि हम सीधे क्या पढ़ें, सवाल करें। बिना सवाल के मोल आता नहीं है। थ्योरीज पढ़ के तुम मोल पे कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, अगला हम क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो 0.5 मोल एटम नाइट्रोजन में कितने ज़्यादा एटम होंगे, हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन। अब देख, बात को समझना, यहीं पे एक बात काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है कि देखो, N2 जो डिफाइन होता है नाइट्रोजन, वो N2 में डिफाइन होता है। तो N2 हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। अब मॉलिक्यूल का ये मतलब नहीं होता है कि वो 2 होने चाहिए। मॉलिक्यूल का ये मतलब होता है कि वो छोटी से छोटी क्वांटिटी जो फ्री स्टेट में रह सकती है। तुम हीलियम मॉलिक्यूल भी पढ़ा होगा, सोडियम मॉलिक्यूल भी पढ़ा होगा, N2 मॉलिक्यूल भी पढ़ा होगा। तो इस बात को समझो, हमारे पास 1 मोल N2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, अब इस बात को समझो, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने। तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 6.022 10 की पावर 23। इसको किससे डिवाइड कर दो, 0.5 से। तो हमें ये वैल्यू मिलके क्या आ जाएगी, 3.01 10 की पावर 23 एटम्स। तो बात को समझो कि 3 मोल ऑफ एटम में हमें नंबर ऑफ एटम कितने मिले, 1 मोल में इतने एटम मिले।
अब इस बात को समझना, 1 मोल N2 में पूछा गया, अगर उसने पूछता कि 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते, तुम्हें यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ जाता, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता। तो इस बात को याद रखना, उसने सीधे तुमसे ये पूछा है कि 1 मोल मतलब 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे। उसने ये नहीं पूछा कि 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे। अगर वो मॉलिक्यूल में एटम पूछता, तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2, तुम्हें ये क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर तुमसे इसी का अगला क्वेश्चन हम अपने पूछें, तो अगर हम पूछें 0.2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें तुम्हें क्या निकालना है, एटम पता करने, इस बात को समझना। तो अगर तुम्हारे पास 0.2 मोल मॉलिक्यूल उसने दिया है, और मॉलिक्यूल से तुमसे क्या पूछ रहा है, वो मॉलिक्यूल से पूछ रहा है एटम। तो ये खास बात होती है कि हमें पता होता है कि 1 मोल H2 में 0.22 10⁻23 H2 होंगे। अब जब 0.2 H2 हैं, तो हमें पता है कि 1 इसमें ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। तो इसमें कितने एटम होंगे, 1 मोल H2 में इतने मॉलिक्यूल हैं। तो 0.2 मोल H2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 0.2 इंटू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर वहाँ पे हमें ये मॉलिक्यूल से एटम पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2, तो हमें यहाँ पे 0.2 इंटू 2 6.022 10⁻23, ये हमें क्या मिला, एटम मिला। तो ये चीज़ याद रखना कि उसने पूछा क्या है, मतलब कुछ भी मत वहाँ पे लगा देना। इसमें यहाँ पे एटम से एटम पूछे थे, 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन में 1 मोल में इतने एटम, तो 0.5 मोल में इतने एटम। इसमें 1 मोल मॉलिक्यूल से एटम को पूछा है, तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम खुद ही हैं, तो 1 मोल, इसमें 1 मोल H2 में इतने मॉलिक्यूल, 0.2 मोल में इतने मॉलिक्यूल, उसके बाद इतने मॉलिक्यूल हमें एटम कितने मिले, हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें लगभग तुम्हें 2.4 10⁻23 एटम्स आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके क्वेश्चन को तुम्हें बार बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। काफ़ी इसके क्वेश्चन, जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम करते जाओगे, तुम उतने ज़्यादा तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें कि कैसे इन चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो हम क्या करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 14 ग्राम नाइट्रोजन। अब देखो, हमें 14 ग्राम नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने हैं। तो समझो, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल में। तो हमें पता है 14 नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है, N2 में, तो उसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 28। तो हमारे पास कितने मोल आ जाएंगे, हमारे पास सीधे डिफाइन होके आ जाएंगे 14 दूनी 28, तो 1/2, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, 0.5 लिख सकते हो। अब हमें ग्राम से क्या निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है। तो मोल हमें पता चल गया, हमारे पास मोल कितना है, हाफ मोल है। तो मोल हमारे पास ये होगा, ये हमें पता होता है, मोल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में 6.022 10⁻23। अब हमें मोल कितना पता है, 1/2। इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 6.022 10⁻23, हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलने के बाद हमें अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तुम इसको डिवाइड कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा, 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा।
अगर यही एटम पूछा होता, इस मतलब 14 ग्राम मोल नंबर ऑफ एटम इन 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो हम यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल निकालते, फिर इसमें क्या करते 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता हमें, जिससे ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इतने छोटे मोटे क्वेश्चन के बाद ये चीज़ याद रखना, उसने पूछा क्या है, मॉलिक्यूल पूछा है, तो मॉलिक्यूल में से नाइट्रोजन है तो वहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है N2, उसमें एटम कितने होते हैं 2, तो ये चीज़ याद रखना। अब हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2 10 की पावर 21 molecule are removed how many gram of CO2 are left। मतलब 200 मिलीग्राम में से 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से इतने मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए गए हैं, उस मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद कितने ग्राम CO2। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझो कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते कैसे हैं कि तुम एक काम करो कि तुम चाहो तो मिलीग्राम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो या फिर मॉलिक्यूल को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, कि देखो लेफ्ट होना है, तुम्हें घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए तुमने एक चीज़ काफ़ी दिन से पढ़ा होगा कि सेम क्वांटिटी ही घटती है, तो ग्राम कभी मॉलिक्यूल से नहीं घटेगा। तो ग्राम अगर मॉलिक्यूल से नहीं घटेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मॉलिक्यूल को तुम चाहो तो ग्राम में कन्वर्ट करो। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इस मॉलिक्यूल को ग्राम में कन्वर्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझो, हमें तो पता है कि मॉलिक्यूल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, मोल के थ्रू ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे, कि 10 की पावर 21, इसको किससे डिवाइड कर दो 6.022 10 की पावर 23, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम इससे डिवाइड करते हैं हमें क्या मिल जाता है, मोल मिल जाता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, CO2 की। तो मोल का ही एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, और वेट हमें यहाँ किस में मिलेगा, ग्राम में। तो अगर हमें वेट किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो हम क्या करें, मॉलिक्यूलर वेट को 10 की पावर 21 को 6.022 10 की पावर 23। अब तुम्हें पता है कि CO2 का मोल का वेट कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 16 16 32 प्लस 12 44, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 44 से। अब ये तुम्हें किस में मिला, ग्राम में मिला। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे, मिलीग्राम में। जब मिलीग्राम में कन्वर्ट किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर 3 से, तो ये तुम्हें किस में वेट मिल गया, मिलीग्राम में। अब तुम्हें जब रिजल्टेंट वेट चाहिए या फिर रिमेनिंग वेट चाहिए, रिमेनिंग वेट कैसे पता चलेगा, तुम्हें देखो इतने मॉलिक्यूल में इतना वेट आया, तुम्हारे पास शुरू में कितना था 200 मिलीग्राम था, इसको किससे माइनस कर दोगे 10 की पावर 21, 6.022 10 की पावर 23 इंटू 44 इंटू में 10 की पावर 3। तो देखो बात को समझो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तुम्हें आंसर लगभग इसका आंसर लगभग 0. मतलब तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी 0.12 कुछ ऐसे वैल्यूज़ की आती है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो इस बात को समझो कि यहाँ पे थ्योरीज बहुत थोड़ी सी हैं, सवाल बहुत ज़्यादा हैं। तो तुम ये कभी मत करना कि मोल कॉन्सेप्ट को तुम कभी भी थ्योरी से मत पढ़ना। कई टीचर थ्योरीज पढ़ाते हैं, ये तरीका गलत होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट को थ्योरी से समझना फर्जी का काम होता है, कोई मतलब नहीं होगा। जब तक तुम मोल कॉन्सेप्ट को सवाल नहीं अटेम्प्ट करोगे, तुम कभी चीज़ों को वहाँ पे समझ नहीं पाओगे। तो बात को समझना, ये था मोल कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा लेक्चर। आगे के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे मोल कॉन्सेप्ट के कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई टर्म्स के साथ।